नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टॉपिक में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन सीरीज बनाई है आपके लिए। देखिए, मैंने 60 क्वेश्चन आंसर की सीरीज बनाई हुई है। ओके, आप अगर इतने देखिए, परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है, परीक्षा आने वाली है हमारी, तो हमारे पास समय बहुत कम है। अब हमें पढ़ाई एकदम एक स्ट्रेटजी के साथ करनी है, और वो स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि हम कम समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सभी आपकी पूरी बुक में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा संभावनाएं आने की, वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उनकी मैंने पूरी सीरीज बनाई है, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरे क्वेश्चन है। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनको मैं आंसर सहित करवाने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना बस। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन कौन सी है, तो इसका आंसर देखिए। आंसर इसका ये है, आपका देख लीजिए ध्यान से। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ: जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, काली या रेगर मिट्टी, लाल मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी। ये हमारे 6 प्रकार की मिट्टियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ओके, चलिए, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। इसका आंसर है हमारे पास, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। ओके, इसका आंसर है हमारे पास, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन है, बांगर क्या है। ओके, इसका आंसर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है, यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है। इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। इसका आंसर है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। सिद्धांत, मतलब इसका सिद्धांत है नंबर 1, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। नंबर 2, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। तीसरा है, एजेंडा 21 मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। इसका आंसर है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मृदा में फसलें उगाने से प्राप्त होती है, और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है। अगला क्वेश्चन है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, जूट को भारत का सुनहरा रेशा गोल्डन गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है। इसका आंसर है, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह अब तक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल के बारे में बताइए। इसका आंसर है,
रबी और खरीफ फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। यह फसल तब होती है जब हम जो गर्मियों में की जाती है, यानी कि हम जब अपना जो गेहूँ, चना, सरसों काट लेते हैं, उसके बाद इस फसल को बोया जाता है। ठीक है। और मूंगफली, तिली, धान आदि से पहले इसको काट ली जाती है। ठीक है। इसी को हम जायद फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि को कौन कौन से देश तथा किन किन नामों से जाना जाता है? ओके। तो इसका इसका आंसर है, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पालमू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? इसका आंसर है, नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। यानी कि इनको हम डायरेक्ट जैसे ही निकालते हैं और इनको बेच देते हैं, यानी कि इनको भोजन के रूप में हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको नगद व व्यापारिक फसलों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है? इसका आंसर है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज बांस से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। इसी में आपका 14 वाला क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, उन्हें उत्पादन, अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, प्रगलन उद्योग। अगला 15वां क्वेश्चन भी यही है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, पटसन उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है। ओके। और अगला 16वां क्वेश्चन भी यहीं पर है, वायु प्रदूषण के कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए। यानी कि वायु प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं, दो हानियां बताना है आपको। ठीक है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो गैसें हैं, खतरनाक वाली गैसें हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरा है, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। धूल, जो हानिकारक विषैले जो तत्व पाए जाते हैं धूल में, वो हवा में घुल जाते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं, और वही हवा जब हम सांस के रूप में लेते हैं तो हमें यानी कि बीमार कर देते हैं। ओके। 16 के बाद हमारा क्वेश्चन है 17, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। इसका आंसर है हमारे सामने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास में निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। नंबर 1 है, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं से रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। नंबर 2 है, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर उन्नत होता है। तीसरा भी 3 पढ़ सकते हैं हम, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। तो कहने का मतलब जी, हमने 3 पॉइंट कर लिए, हमें 2 याद करना है। ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में से सिर्फ 2 नंबर का ही आना है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है, तो हमने 2 नंबर तक 3 नंबर तक कर लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य राजमार्ग से क्या आशय है? इसका आंसर हमारे पास है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें तथा राज्य मार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ठीक है। और यही आपका 19 वाला क्वेश्चन है, परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। तो रेल, बस, ट्रैक, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि जे किसके परिवहन के साधन है। जैसे कि रेल यात्रा के लिए, बस, ट्रक, और जो पाइपलाइन आपका गैस के लिए, गैस का परिवहन करने के लिए पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है 20 वाला, पवन हंस क्या है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा आगम व दुर्लभ
भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ओके, ये एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अब ठीक है इस तरीके से मतलब ये जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां जाकर ये मदद करता है। ठीक है, पवन हंस योजना वाला। अगला क्वेश्चन है 21 वाला भी आपका यही है, डिजिटल भारत क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी कि भारतीय प्रतिभा, ठीक है, इंडियन टैलेंट, और आईटी यानी कि इंडियन सॉरी सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, आईटी यानी कि कल का भारत, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ओके, तो ये मतलब हमारे डिजिटल यानी कि तकनीक टेक्निक में कैसे सुधार हो, ठीक है, उस पर जोर दिया गया है डिजिटल भारत के माध्यम से। हम 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं डिजिटल भारत। अब अगला 22वां क्वेश्चन है हमारा, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। तो इसका आंसर है भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। यानी कि जो हम विदेशों से व्यापार करते हैं उसमें से 95% व्यापार हम किसके समुद्रों के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, इसकी लंबाई कितनी है, 9.000022 किलोमीटर, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। ओके, यानी कि जिसे अपन कहते हैं सीमा सड़क संगठन, जो हमारी सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर हमारी जो सड़क बनाने वाली कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 वाला, स्वर्णिम चतुर्भुज चतुर्भुज महाराज क्या है। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती है, महाराजमार्ग होगा, यहाँ राजमार्ग क्या है। ओके, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर है भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, ठीक है, ध्यान रखना ये शहरों को, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर हमारा जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी यानी कि हमारा तमिलनाडु उत्तर से दक्षिण के लिए, तथा द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर सिलचर यानी कि असम है, असम से, तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी बोले तो जो बड़ा शहर, इनकी जो बहुत बड़े शहर हैं, ठीक है, कि मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ओके, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है। 25 वाला है, हायर परचेज क्या व्यवस्था है, यानी कि हायर परचेज की क्या व्यवस्था थी। इसका आंसर है हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। अच्छा, इसमें एक आंसर और हो सकता है। इसका आंसर ये हो सकता है हायर परचेज क्या व्यवस्था थी, यानी कि परचेज करने की आपके मतलब आप में क्षमता क्या है परचेज करने की। परचेज मतलब खरीदारी करने की, तो ठीक है, तो खरीदारी से संबंधित ये होता है कि आप में खरीदारी करने की शक्ति कितनी है। ओके, आप कितना खरीद सकते हो और इस शक्ति को ही हायर परचेज कहा जाता है। ओके, 26 वाला है वीटो, जिसे हम कहते हैं निषेधाधिकार, क्या क्या अर्थ है। ओके, इसका आंसर है वीटो निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ये सबसे ज्यादा हमारा यूएनओ में पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं, यूएनओ में। यूएनओ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, 6 परिषदों में से एक है जो सुरक्षा परिषद, उसके 5 स्थायी देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है, उनमें से हमारे देश हैं, सॉरी उनमें से देश हैं जो चीन है, अमेरिका है, रूस है, और ब्रिटेन है और फ्रांस है। इनको वीटो पावर मिला हुआ है। ओके, चलिए यही 27 वाला क्वेश्चन है, आयात शुल्क टैरिफ से क्या आशा है। आयात शुल्क क्या होता है, तो देखिए, आयात शुल्क टैरिफ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला
शुल्क है। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह वस्तु देश में आती है, अतः सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। दोस्तों, जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं और विदेशों से व्यापार करते वक्त जब वो वस्तु हमारे देश में एंट्री करती है, यानी कि जैसे ही हमारे देश में आती है, चाहे वो जहाज के माध्यम से आती हो, पानी के जहाज के माध्यम से, या फिर वो हवाई जहाज के माध्यम से आती हो, जैसे ही हमारे सीमा के अंदर प्रवेश करती है, तो हम सीमा से प्रवेश करने से पहले ही उस पर एक टैक्स लागू करते हैं, उसको हम कहते हैं आयात शुल्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? ओके, इसका आंसर है त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये की स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ठीक है, इसको ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था? इसका आंसर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। मतलब क्या था, 19वीं सदी के अंत तक लगभग, अगर हम बात करें तो हमारा जो क्या कहते हैं 1990 या 1980 के बाद का समय आखिरी में, यानी कि 2000 के करीब की बात है, उस टाइम हमारे जो व्यवसायी थे बोले तो व्यापारी थे, वो आपस में मिलजुल कर सभी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करने लगे थे। इसी को कहा गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, और इसका अगला 30 वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था? तो इसका आंसर है गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। दोस्तों जी, यहाँ तक हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसका दूसरा भाग हम लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि अगले 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ तक हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आपसे उम्मीद करेंगे कि जब हमारी वीडियो आए तो आप ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, यानी कि याद कर चुके होंगे। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को शेयर करते हो तो हमें एक मोटिवेट मिलता है कि चलो हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।